नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है प्लीहा, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्लीहा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं। अब देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका अपवाद है ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयोत्तल होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार और रचना अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अब देखते हैं रक्त बिंबाणु। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। अब देखते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुख से निकली लार पाचन करती है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन का, बी है मंड स्टार्च का, सी है वसा का, डी है विटामिनों का। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मंड स्टार्च का। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी साथी वीडियो में जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है हृदय, बी है मस्तिष्क, सी है यकृत, डी है वृक्क। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो यकृत है। अब देखते हैं यकृत का वेट कितना होता है? तो इसका वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। इसका काम क्या होता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब देखते हैं वृक्क, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन यानी वेट 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम होता है। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम बोरेट, सी है कैल्शियम क्लोराइड, डी है कैल्शियम फास्फेट। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है तो कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है लार ग्रंथि,
सी है क्षुद्रांत की ग्रंथियां, डी है अग्नाशय। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी यकृत। निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? तो यकृत। लेकिन वसा की बात करें तो वसा के पाचन में यकृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी सभी दोस्तों देख लो, लाल ग्रंथि हो गया, क्षुद्रांत ग्रंथिया हो गया और अग्नाशय, इसका पाचक एंजाइम करता है लेकिन यकृत नहीं करता है। यकृत का पाचन वसा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है खनिज, डी है विटामिन। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो वसा है। अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो मरासमस रोग हो जाता है और क्वाशियोरकर भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो आपका ऑप्शन ए है विटामिन, बी है जल, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है प्रोटीन। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा का निम्न में से कौन देता है? तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देता है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है केसिन और सुक्रोज, बी है केसिन और लैक्टोज, सी है फेरेटिन और माल्टोज, डी है एल्बुमिन और ग्लूकोज। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी केसिन और लैक्टोज। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो केसिन और लैक्टोज होता है। केसिन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज, डी है माल्टोज। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी फ्रक्टोज। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन ई, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन के। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए। निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु आहार में शामिल है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है प्रोटीन, सी है सेलुलोज, डी है वसा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सेलुलोज। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है विटामिनों, डी है सभी कार्बोहाइड्रेटों। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन। प्रोटीन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन दोस्तों
20 आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी न्यूक्लिक अम्ल। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है बेरी, बी है पिलाग्रा, सी है रिकेट्स, डी है स्कर्बी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। अब बात करें, रिकेट्स बच्चों में होता है और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। यानी बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन B1 से क्या क्या होता है, कौन सी कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यहीं पूछ ले वयस्क में कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अब देखते हैं बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अब पिलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। स्कर्बी क्या होता है? इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है थायमीन, बी है नियासिन, सी है राइबोफ्लेविन, डी है साइनोकोबाल्मिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, इसकी कमी से पिलाग्रा रोग हो जाता है। अब देखते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में निम्न में से क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है निकोटीन, बी है हेरोइन, सी है कोकीन, डी है मारिजुआना। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है कोलेजन, सी है मायोसिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन। अरक्तता में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो आपका ऑप्शन ए है आयरन, बी है मैग्नीशियम, सी है जिंक, डी है कोबाल्ट।
तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोबाल्ट। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है मूली, बी है नारंगी, सी है गेहूँ, डी है गाजर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है एक्सान, बी है न्यूरॉन, सी है नेफ्रॉन, डी है धमनी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नेफ्रॉन। वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, बी है मोनोयूरेटिक, सी है डाईयूरेटिक, डी है ट्राईयूरेटिक। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी डाईयूरेटिक। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। डाईयूरेटिक कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। आपका ऑप्शन ए है उत्सर्जन, बी है श्वसन, सी है संरक्षण, डी है पाचन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्सर्जन। भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। तो उत्सर्जन में सहायक होती है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का 25वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हेमिकोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो बताइए साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है पश्चवृक्क, बी है मध्यवृक्क, सी है केशिका गुच्छ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी केशिका गुच्छ। हेमिकोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो केशिका गुच्छ के द्वारा होता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें। यदि आप घंटी प्रेस ना किए हों तो प्रेस कर दें क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लगे सबसे जल्दी पहुँचे और आप सबसे पहले वीडियो का फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।